नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 1 मार्च 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। यूपीपीसीएस प्री आरओ या आरओ कोई भी अन्य प्रीलिम्स एग्जाम जो आप देना चाहते हैं इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए। डेली प्रैक्टिस सेट है ये, और आपकी तैयारी करंट अफेयर के साथ इस तरीके से होती रहेगी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास आईएएस प्रेप एकेडमी पर पूरा डिस्कस किया जा चुका है, उसमें गुप्त काल पर भी वीडियो आप देख सकते हैं। और जल्दी आपको कंप्लीट वीडियो एक मिल जाएगा आईएएस प्रेप एकेडमी और इस प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आप पूरा देख सकेंगे प्राचीन भारत का इतिहास एक वीडियो में। पहला प्रश्न है, गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह था पश्चिमी भारत का, पूर्वी भारत का, मध्य भारत का, या इनमें से कोई नहीं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ताम्रलिप्ति पूर्वी भारत का बंदरगाह था। जब गुप्त काल आया तो गुप्त काल तक रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार में वृद्धि हुई थी और ये पूर्वी भारत का बंदरगाह था। और जो आपसे एक और बंदरगाह पूछा जाता है, भड़ौच या भृगुकच्छ, ये पश्चिमी भारत का बंदरगाह था। ठीक है। और इस काल में चीन से रेशम, इथोपिया से हाथी के दांत, अरब ईरान में बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात किया जाता था और रेशम को चीनांशुक कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, गुप्तकालीन धातु निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है क्या? तो गुप्तकालीन जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है धातु निर्माण कला का, वो है महरौली का लौह स्तंभ। धातु निर्माण कला पूछा जा रहा है। वैसे कताई, बुनाई, हथकरघा, धागे का काम सब कुछ होता था, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए धातु निर्माण कला तो महरौली का लौह स्तंभ ये उत्कृष्ट माना जाता है। अगला जो प्रश्न है, अमरकोश में शिक्षिकाओं को क्या कहा गया है? तो अमरकोश में जो शिक्षिकाएं होती थी उनको उपाध्याया कहा गया है। क्या कहा गया है? उपाध्याया। और इसके साथ में और क्या कहा गया है? उपाध्येय भी कहा गया है और आचार्य भी कहा गया है। तो उपाध्याया, उपाध्येय और आचार्य, ये तीनों शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अमरकोश किसकी रचना है, बताइएगा। अगला जो प्रश्न है, गुप्त काल में स्त्रियों की दशा पहले की अपेक्षा सुधर गई थी। और दूसरा है कि इस काल में देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था। और इसमें बताना है कौन सा सही है। गुप्त काल में अगर हम देखें तो स्त्रियों की दशा सुधरी नहीं थी पहले की अपेक्षा, और बिगड़ गई थी। और इसका प्रमुख कारण था उपनयन संस्कार बंद हो जाना, कम उम्र में विवाह होना, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन और देवदासी प्रथा का प्रचलन था। आप ऐसे ही सोच सकते हैं, देवदासी प्रथा अगर आ रही है तो स्थितियों की दशा वैसे भी खराब हो रही है। तो दूसरा सही है, पहला सही है। दोनों, पहला गलत है, दोनों कभी सही साथ में नहीं हो सकते। अगला जो प्रश्न है, गुप्त काल में उद्रंग और हिरण्य क्या था? तो उद्रंग और हिरण्य ये क्या थे? ये जो उद्रंग और हिरण्य है ये एक टैक्स थे, कर थे। उद्रंग, उपरिक, वट, भूत, धान्य, हिरण्य, अदेय, वैष्टिक, भोग, भाग, ये सब टैक्स थे। डिटेल में आप वीडियो देखिए, सब आपको समझ में आ जाएगा। विदेशी वस्तुओं पर भूतावास प्रत्यय नामक कर लगाया जाता था। तो अगर भूतावाद प्रत्यय पूछा जाए तो ये विदेशी वस्तुओं पर जो इंपोर्ट की जाती थी उन पर लगाया जाता था, और उपज का छठा भाग कर के रूप में लिया जाता था। ये दो और फैक्ट आपके तैयार हो गए। अगला जो प्रश्न है, अब लिखो में राजा की तीसरी आंख किसे कहा गया है ना? थर्ड आई ऑफ द किंग किसे कहा जाता था? तो जो सचिव या मंत्री होते थे इनको राजा की तीसरी आंख कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। और उनका कार्य होता था, मंत्रिपरिषद जो होती थी उनका कार्य होता था सम्राट को परामर्श देना। आज भी मंत्रिपरिषद यही कार्य करती है। तो मंत्रिपरिषद की कार्यवाही जो होती थी वो गोपनीय रहती थी और मंत्री या सचिव को क्या, तीसरी आंख कहा जाता था। अगला जो प्रश्न है, किस हूण शासक को बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला माना जाता है? तो इसमें जो मिहिरकुल था, मिहिरकुल को बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला माना जाता है। प्रथम हूण आक्रमण खुश नवाज के नेतृत्व में अस्कंदगुप्त के समय हुआ था। और तयोरमाल और मिहिरकुल ये भी बहुत प्रमुख शासक हुए हैं, हूण शासक। मिहिरकुल को बौद्ध धर्म का मूर्ति भंजक है ना और घृणा करने वाला माना जाता है। इसने मूर्तियों को तोड़ा था बौद्ध धर्म की। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन झील से संबंधित नहीं है? इनमें से तीन सुदर्शन झील से संबंधित है, एक कौन है जो नहीं है? तो इसमें सुय जो है, सुय ये नहीं है। पुष्यमित्र वैश्य है, तुषाप है, सुविशाख है, लेकिन सुय जो है ये नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पुष्यमित्र वैश्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तुषाप अशोक के समय और सुविशाख रुद्रदामन के समय, ये तीनों ये जो सुदर्शन झील थी उससे संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार अस्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य किया था। सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित को उसने ये कार्य सौंपा था और उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था।
ध्यान रखिएगा, किसका निर्माण? विष्णु मंदिर का। तो 3 फैक्ट आपके और तैयार हो गए। अगला जो प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन बना? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कौन बना? वो था कुमारगुप्त प्रथम। 40 वर्षों तक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन किया और उसके बाद में पुष्यमित्र को पराजित किया उसने, अश्वमेध यज्ञ भी कराया, और उसके बाद में आता है स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। उसके जब वो शासनारूढ़ हुआ, गद्दी पर बैठा, तो गुप्त वंश पर विपत्ति के बादल मंडराने लगे, उसके साम्राज्य पर फिर कई आक्रमण हुए। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काशी और मथुरा विद्या के प्रमुख केंद्र थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैनी थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़िए। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है कि काशी और मथुरा विद्या के केंद्र थे, ये गलत है, और चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी उज्जैनी थी, ये सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र और उज्जैनी ये विद्या के केंद्र थे, और उज्जैनी उसकी दूसरी राजधानी थी। कौन कौन? पाटलिपुत्र जो पटना है, और उज्जैनी, ठीक है, ये थे केंद्र। अगला जो प्रश्न है, श्रीलंका के शासक मेघवर्ण में गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति किस शासक से मांगी थी? तो ये श्रीलंका का शासक था मेघवर्ण, और इसने बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी किससे? इसने मांगी थी समुद्रगुप्त से अनुमति, है ना, और अनुमति दे दी भी गई थी, और बाद में वहां पे विशाल बौद्ध विहार के रूप में उसका डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था, और समुद्रगुप्त ने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को संरक्षण दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला तो सही है, लेकिन समुद्रगुप्त ने बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था, न कि अश्वघोष को, है ना। समुद्रगुप्त की जो सिक्के हैं उस पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, और कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई है। तो ये प्रेमी तो था ही, संगीत का प्रेमी था, ये तो सही है। व्याघ्र प्रमाक्रांक, अप्रतिरथ प्रमाक्रमांक, और ऐसी बहुत सारी उपाधियां उसने धारण की थी, और सिक्कों पर इन उपाधियों को मुद्रित भी करवाया था उसने। अगला जो प्रश्न है, कौन से शासक की मुद्रा पर उसकी उपाधि अप्रतिरथ अंकित है? तो अप्रतिरथ किसकी उपाधि थी, यही पूछा जा रहा है, और ये उपाधि थी समुद्रगुप्त की। ठीक है, मुद्रा के मुख भाग पर राजा धनुष बाण लिए खड़ा है, और परशु प्रकार इसमें राजा परश धारण किए हुए है, ये एक मुद्रा है, और उसकी उपाधि कृतांत परशु या कृतांत यम है। और इस तरीके से उसकी धनुर्धारी की आकृति चाहे आपसे पूछी जाए, और चाहे आपसे अप्रतिरथा पूछा जाए, ये सब समुद्रगुप्त की हो जाएगी, और ये उपाधि भी और ये मुद्रा भी याद रखिएगा कि उसमें ये मुद्रा में अंकित थी। अगला जो प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्त में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है, और समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था जिसे उसने पराजित किया था। तो यहाँ पर देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला तो सही है, प्रयाग प्रशस्त के आधार पर समुद्रगुप्त की जो विजय हैं उसमें है एक आर्यावर्त का विजय अभियान। तो इस प्रथम विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने अच्युत बरेली उत्तर प्रदेश, नागसेन ग्वालियर और कोत कुलज इनको पराजित किया था। फिर दक्षिणापथ अभियान में गया, तो इस विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने कौशल के राजा महेंद्र, महाकांतार के राजा व्यागराज और मंटराज, ये कौशल के राजा ही थे, पृष्ठपुर के राजा महेंद्रगिरी और कुट्टूर के राजा स्वामीदत्त, इनको पराजित किया था। और एंडरपल के राजा दमन, कांची के राजा विष्णुगोप, है ना, इन सबको किया था। तो यहाँ से ये ध्यान रखिएगा कि लगभग 12 राजाओं को परास्त किया था। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि उसने विष्णुगोप को पराजित किया था, ये गलत है। तो पहला सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुप्त संवत तथा शक संवत के बीच 341 वर्षों का अंतर है, और दूसरा है चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त बना। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है, क्योंकि इसमें जो अंतर है वो 241 वर्षों का है ना। 319 में से 78 आप घटाएंगे या 320 में से, तो ये 241-42 वर्ष आपके आएंगे। और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो बना वो चंद्रगुप्त प्रथम था। तो ठीक है, अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी, मैं उल्टा बोल गया, समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ले लिया था। और यहाँ पर क्या दिया है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। तो ये गलत है, कुमारगुप्त नहीं था, समुद्रगुप्त था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने लिच्छवियों के साथ सहयोग और संबंध बढ़ाने के लिए राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया? तो राजकुमारी कुमार देवी किसकी पत्नी थी? ये पत्नी थी चंद्रगुप्त प्रथम की।
ठीक है। और इसकी पुष्टि होती है गुप्त वंशीय अभिलेखों और स्वर्ण सिक्कों से, जिस पर चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के चित्र अंकित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई थी? तो नालंदा महाविहार किसने स्थापित कराया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है कुमारगुप्त प्रथम ने। उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र और महायान बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में इसको जाना जाता है। हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही, मतलब ये महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। तो महायान का ये केंद्र था, लेकिन ऐसा नहीं कि हीनयानी उसमें नहीं थे। और यहाँ 10,000 से अधिक छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 के लगभग शिक्षक भी थे। इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध अरबी बौद्ध भिक्षु था। क्या यह सही है? गलत है। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में हर्ष के समय का भारत का जो है वर्णन किया है। इसने हर्ष के समय का जो भारत है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था, चीनी बौद्ध भिक्षु था, और वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और लगभग 15 वर्षों तक यहाँ रहा भी था। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो व्यवस्था, जो विशेषताएं थी हर्ष के काल की, उसका इसने वर्णन किया। किस शासक के समय फाहियान भारत आया था? तो फाहियान किसके समय आया था? यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और अपने विवरण में उसने मध्य प्रदेश की जनता को बताया कि बहुत समृद्ध थी, बहुत खुश थी, सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में प्रकाश डाला। और अंतिम प्रश्न है आज के टॉपिक का, फिर करंट अफेयर देखेंगे। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, और दूसरा है चांदी के सिक्कों को मासक कहा जाता था। बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कि चांदी के सिक्कों को तो मासक नहीं कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। लेकिन गुप्त काल में जो सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ये जो प्राप्त हुए हैं, इनमें सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। ये सही है। तो दिनार ये सही है पहला, लेकिन चांदी के सिक्कों को मासक नहीं, इसको रूपक कहा जाता था। तो दूसरा गलत है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम की तरफ से ये मैसेज है आपको। हमारी टेस्ट सीरीज जो है ये बाइलिंगुअल है, 30 टेस्टों की ये पूरी श्रृंखला है। और 30 टेस्टों की इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको हर टेस्ट का पीडीएफ, व्याख्या सहित पीडीएफ प्रदान किया जाएगा। और ये जो अवेलेबिलिटी होगी, ये जब तक परीक्षा आपकी नहीं हो जाती तब तक आप जितनी बार चाहें टेस्ट दे सकते हैं। तब तक आपका पीडीएफ, आपकी लॉगिन आईडी आपके ऐप पे ये सब पड़ा रहेगा। और ये 30 टेस्ट केवल 499 रुपये में सीसैट, करंट अफेयर और टॉपिक वाइज टेस्ट सब दिए जा रहे हैं। आप अगर इसमें रुचि रखते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या 6307281212 पर कांटेक्ट करके हमसे इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। अगला जो प्रश्न है करंट अफेयर का है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 26 फरवरी 2021 को G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में शामिल हुई। और दूसरा है, यह इटली की अध्यक्षता में होने वाली पहली G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक थी। दोनों स्टेटमेंट पर विचार कीजिए। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो भी सही है और दूसरा भी सही है। कोविड-19 महामारी और दुनिया का जो इस समय टीकाकरण अभियान है, इसके संबंध में भारत की नीति क्या है, क्या भारत की प्रक्रिया है, इस पर इसमें विचार विमर्श किया गया। और ये इटली की अध्यक्षता में होने वाली पहली बैठक थी G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री है उन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया? तो ये है अमेजन के जंगल, ब्राजील है ना, ब्राजील में पाए जाते हैं, तो उसी का उपग्रह है। और ये अभी सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है आंध्र प्रदेश में, वहां से लॉन्च किया गया 28 फरवरी को। और ये इसरो का 53वां पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन था। और इसमें ब्राजील के उपग्रह के साथ 19 और उपग्रह भी लॉन्च किए गए। और इसमें वाणिज्यिक नोडल एजेंसी का पहला समर्पित व्यवसायिक मिशन है, जिसे न्यू स्पेस इंडिया कहा जाता है। न्यू स्पेस इंडिया का ये पहला वाणिज्यिक मिशन है, वाणिज्यिक नोडल एजेंसी है हमारे यहाँ की, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये नरेंद्र मोदी हमारे पीएम को किया जाएगा। और ये जो अवार्ड है ये सेरा वीक सम्मेलन 2021 1 से 5 मार्च को ये हो रहा है। तो उसमें प्रधानमंत्री उसको प्रतिनिधित्व भी उसका करेंगे, भाषण भी देंगे, अटेंड करेंगे उसको। और इस सम्मेलन का आयोजन जो है IHS मार्केट के द्वारा किया जा रहा है। और एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो ऊर्जा उद्योग में नेताओं, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है, एक साथ लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है INS उत्कर्ष के बारे में। यह भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त सेवा अंडमान और निकोबार कमान के अधीन एक भारतीय नौसेना हवाई स्टेशन है। क्या
भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त सेवा अंडमान और निकोबार कमान के अधीन एक भारतीय नौसेना हवाई स्टेशन है आईएनएस उत्कर्ष, और दूसरा है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पहला नौसेना हवाई स्टेशन है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये दोनों सही हैं। आईएनएस उत्कर्ष ये संयुक्त सेवा सशस्त्र बलों की और ये उसके अधीन भारतीय नौसेना हवाई स्टेशन है, और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर पर नौसेना के बेस आईएनएस जारवा के पास स्थित है, और ये पहला नौसेना हवाई स्टेशन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया? तो ये किया है गुलबर्ग में, और गुलबर्ग कहां है? जम्मू कश्मीर में। और ये ध्यान रखिएगा ये विंटर गेम्स हैं, दूसरा विंटर्स गेम, और ये 26 फरवरी 2021 को इन्होंने इसका उद्घाटन किया है हमारे पीएम ने। और वैसे कहां हो रहा है खेलो इंडिया, जरा बताइएगा, हमने डिस्कस किया था, कमेंट करके बताइएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहे माइकल सोमर को किस देश का ग्रैंड चीफ ऑफ राष्ट्रपिता कहा जाता है? ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पापुआ न्यू गिनी का। किसको? माइकल सोमर को। अभी इनका निधन हो गया है, और ये 84 ईयर के थे। ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपिता इनको कहा जाता है। 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पापुआ न्यू गिनी के सबसे लंबे समय तक सेवारत ये नेता थे, और ये पापुआ न्यू गिनी के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा व्यय वाला देश कौन सा है? तो ये अमेरिका, और दूसरे स्थान पर इसमें कौन है? चाइना। पहला स्थान अमेरिका का है और दूसरे स्थान पर चाइना है। 3.9% ये बढ़ गया है 1.8 ट्रिलियन डॉलर से, पिछले साल का जो आंकड़ा था। किसका? इसका खर्च अमेरिका का, और 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा खर्च करने वाला ये देश बन गया है। किस पे? सैन्य खर्चों पे। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी जीडीपी के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो जीडीपी वृद्धि दर ये जो अनुमान लगाया गया है सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, तो ये वृद्धि दर है 8%। ये ध्यान रखिएगा 20-21 के लिए है। एनएसओ और सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने त्रैमासिक अनुमान जारी इसके साथ किए हैं। तो इसमें क्वार्टर 3 में भारत की जीडीपी 0.4% की वृद्धि के साथ बढ़ रही है, ऐसा बताया गया है, और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि देश मंदी से बाहर निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी को परिभाषित करने के लिए यूजर्स की सीमा जो तय की गई है वो कितनी है? वो 50 लाख तय की गई है। क्या? सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी 50 लाख की ये सीमा, 5 मिलियन की सीमा ये तय की गई है। अभी ये सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता नियम 2021 में जो संशोधन किए गए हैं उसके तहत ये महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ शब्द का उल्लेख किया गया है। और अंतिम प्रश्न है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ हॉटलाइन स्थापित करने की सहमति जाहिर की है? तो ये चीन के साथ की है। किसके साथ? चीन के साथ। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी ने हाल में फोन पर बातचीत की है, और इस बातचीत के दौरान दोनों देश के बीच में एक हॉटलाइन स्थापित की जाएगी। और विदेश मंत्रियों ने पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी तट से सैनिकों को विस्थापित करने की भी स्वीकृति प्रदान की है एक दूसरे के सैनिकों को, मतलब एक दूसरे देशों के जो सैनिक हैं। तो ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और थोड़ा सा फास्ट हमने आज इसको किया है कि आपका समय बचे, और क्योंकि कई लोगों का मैसेज आता है कि लंबा हो जाता है। और बाकी आपको अगर टेस्ट सीरीज ये पेपर आप दे रहे हैं तो जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे कि आपकी तैयारी इस तरीके से हो जाए कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। और ये टेस्ट केवल 499 में है, 30 टेस्ट। थैंक यू वेरी मच।